हेलो एवरीवन। आज की जूलॉजी क्लास में हम स्टडी करेंगे रीनल फिजियोलॉजी यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। जैसा कि हम पहली क्लासेस में देख चुके हैं कि हमारी जो किडनी होती है उसकी जो बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है उसे हम नेफ्रॉन्स या यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। यह हमारी किडनी की वह इकाई है जो कि मुख्यतः मूत्र निर्माण की प्रक्रिया यानी कि यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया में रिस्पॉन्सिबल होती है। एक यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन एक लंबी एपिथेलियल ट्यूब के समान संरचना होती है विच इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू कलेक्टिंग डक्ट। ये एक सिरे पर बंद होती है तथा दूसरे सिरे के ऊपर यह रीनल पेल्विस के थ्रू कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू रीनल पेल्विस में खुलती है। यदि हम यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर को देखें तो ये मुख्यतः 5 भागों से मिलकर के बनी होती है। द मेल्पिगियन कैप्सूल और द रीनल कैप्सूल, द पीसीटी और द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हेनलेज लूप, डीसीटी और द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल या मेल्पिगियन कैप्सूल या रीनल कैप्सूल जिसे हम कहते हैं, ये मुख्यतः 2 भागों से मिलकर के बना होता है। अंदर की तरफ कैपिलरी से के बना हुआ एक गुच्छे के समान संरचना होती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं तथा बाहर की तरफ एक कप के समान संरचना होती है जिसे हम बोमन कैप्सूल कहते हैं। बोमन कैप्सूल तथा ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर के रीनल कैप्सूल का निर्माण करते हैं। बोमन कैप्सूल के अंदर हम ब्लड की सप्लाई देख सकते हैं। किडनी के अंदर रिच ब्लड सप्लाई होती है जो कि हाइलस के ऊपर एक रीनल आर्टरी के रूप में किडनी के अंदर प्रवेश करती है। आगे जाकर के ये मुख्यतः 5 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है और हर एक यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन के अंदर एक छोटी कैपिलरी के रूप में प्रवेश करती है जिसे हम एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। एफरेंट आर्टरियोल आगे की तरफ डिवाइड होकर के एक कैपिलरी नेटवर्क बनाती है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज कलेक्टिवली बाहर की तरफ निकल करके और इफरेंट आर्टरियोल के रूप में बाहर निकलती है। इफरेंट आर्टरियोल पूरे यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ फैल करके पुनः एक नेटवर्क के समान संरचना बनाती है जिसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, जो आगे की तरफ और पतली संरचनाओं में विभक्त होकर के वासा रेक्टा बनाती हैं। रीनल कैप्सूल या बोमन कैप्सूल आगे की तरफ एक कुंडलित संरचना में खुलता है जिसे हम पीसीटी या प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे की तरफ हेनलेज लूप में ओपन होती है। हेनलेज लूप मुख्यतः 4 भागों से मिलकर के बना होता है। इसकी एक भुजा जो कि नीचे की तरफ रक्त को लेकर के जाती है या फिल्ट्रेट को लेकर के जाती है उसे हम डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। दूसरी भुजा जो कि ऊपर की तरफ फिल्ट्रेट या छनित पदार्थ को लेकर के जाती है उसे हम असेंडिंग लूप या असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब पुनः 2 भागों से मिलकर के बनी होती है, थिक डिसेंडिंग लिम्ब एवं थिन डिसेंडिंग लिम्ब। इसी प्रकार से असेंडिंग लिम्ब को भी 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, थिन असेंडिंग लिम्ब एवं थिक असेंडिंग लिम्ब। ऊपर की तरफ हेनलेज लूप पुनः एक कुंडलित ट्यूब्यूल के समान संरचना में खुलता है जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे की तरफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में खुलती हैं। कई सारी नेफ्रॉन मिलकर के और एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बनाती है जो कि आगे की तरफ रीनल पेल्विस में खुलती है। ये हमारी नेफ्रॉन यानी कि यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल की संरचना। आइए आगे देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन की प्रक्रिया 3 पदों यानी कि 3 स्टेप्स के अंदर पूरी की जाती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि छनन की प्रक्रिया, रीएब्जॉर्प्शन एवं सिक्रीशन, पुनः अवशोषण एवं स्रवण। इस डायग्राम के द्वारा हम तीनों पदों को समझ सकते हैं।
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर वाटर एंड सॉल्यूट स्मॉलर देन द प्रोटीन्स दे आर फोर्स्ड through the capillary walls and the pores of the glomerular capsule into the renal tubule. ऐसे छोटे कंपोनेंट्स जो कि जिनका साइज़ पोर कैपिलरी वॉल की जो पोर साइज़ है उनसे छोटा होता है, वह सब छन करके और रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ जाते हैं। ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन के अंदर कुछ पदार्थ जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, जो कि रीनल ट्यूब्यूल में आ चुके होते हैं, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स और कुछ आयंस जो कि हमारे शरीर को जिनकी आवश्यकता है, उन्हें ट्यूबुलर वॉल से वापस एब्जॉर्ब किया जाता है। और ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर कुछ पदार्थ जो कि ट्यूबुलर सिक्रीशन यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर आने से रह गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, क्रिएटिन एंड ड्रग्स, उनको पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा वापस रिमूव करके और फिल्ट्रेट के अंदर डाला जाता है। इसे हम सिक्रीशन या स्रवण की प्रक्रिया कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। छनन की प्रक्रिया जो है, फिल्ट्रेशन जो है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरी की जो कैपिलरी एंडोथीलियम होती है, जिसे हम लेमिना फेनेस्ट्री कहते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ सेमी परमेबल वॉल, उसके द्वारा किया जाता है। इनका जो पोर साइज़ होता है वो 400 से 900 एंगस्ट्रॉम डायमीटर का होता है। लेकिन ये जो लेयर होती है वो उनके जो पोर साइज़ होते हैं वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए बहुत बड़े होते हैं। इस क्रिया को पूर्ण करने के लिए बोमेन कैप्सूल की जो विस्ट्रल लेयर होती है उनके अंदर एक कोशिकीय परत पाई जाती है, जिन्हें पोडोसाइट कोशिकाएं कहते हैं। पोडोसाइट की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में एक दूसरे से मिलकर के 100 एंगस्ट्रॉम के पोर साइज़ की प्लाज्मा फिल्ट्रेशन लेयर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन हैं उनकी छनने की क्रिया की जाती है। यदि हम किडनी के अंदर ब्लड सप्लाई देखते हैं तो ब्लड सप्लाई जो है वो बहुत रिच ब्लड सप्लाई होती है। किडनी के अंदर रीनल आर्टरी के रूप में एक ब्लड वेसल जो है वो प्रवेश करती है, जो कि आगे जाकर के छोटी छोटी आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाती है। हर एक बोमेन कैप्सूल में एंटर करने वाली जो आर्टरी होती है उसे हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल विभाजित होकर के कैपिलरी या ग्लोमेरुलस का निर्माण करती हैं, और ये सभी कैपिलरी मिल करके और इफरेंट आर्ट्रियोल का निर्माण करती है। बोमेन कैप्सूल के अंदर एफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर होता है इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से बड़ा होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इफरेंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है वो छोटा होने की वजह से कैपिलरीज के अंदर एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और इस प्रेशर की वजह से जितने भी सब्सटेंसेस जिनका साइज छोटा होता है, along with the harmful substances, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन, इलेक्ट्रोसाइट्स, आयंस, ये सभी वाटर मेटाबॉलिक वेस्ट के साथ में यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन और के साथ में ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के अंदर आ जाते हैं। द डायमीटर ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियोल इज नैरोअर देन द एफरेंट आर्ट्रियोल, और ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द आर्टरीज, blood leaving the glomerulus create a pressure which is known as hydrostatic pressure। इन दोनों आर्ट्रियोल के डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसे हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। इस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मान लगभग 55 to 70 mmHg के करीब होता है, और यही वो रेस्पॉन्सिबल फोर्स है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। लेकिन ये फिल्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है इसको अपोज किया जाता है एक प्रेशर के द्वारा, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर या ब्लड कार्पस्कुलर ऑन्कोटिक प्रेशर। ये ब्लड कार्पस्कुलर ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो विभिन्न प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया जाता है, जिसकी वजह से जो फिल्ट्रेशन की रेट है वो कम होती है। मतलब दिस इज़ एन अपोजिट फोर्स। इसी के साथ साथ एक और बोमेन कैप्सूल में पहले से उपस्थित जो ब्लड होता है या जो फिल्ट्रेट होता है उसकी वजह से भी एक अपोजिट फोर्स लगाया जाता है, जिसे हम फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं। ब्लड कार्पस्कुलर ऑन्कोटिक प्रेशर का जो मान होता है वो लगभग 30 mmHg होता है, और जबकि फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का जो मान होता है वो लगभग 15 mmHg होता है। दोनों अपोजिट प्रेशर जो है उनको इफेक्टिव ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर में से घटाने के पश्चात हमारे पास में जो प्रेशर आता है उसे हम इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहते हैं, EFP या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और इसका जो मान होता है वो हम 10 mmHg के द्वारा देते हैं।
और यही वो रिस्पॉन्सिबल प्रेशर है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के बाद फिल्ट्रेट के अंदर वाटर, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड ये सभी पास कर जाते हैं, जबकि हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स लाइक आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लाज्मा प्रोटीन ये सभी पास होकर के नहीं आ पाते हैं। The volume of the filtrate formed by both the kidneys each minute is called as glomerular filtration rate. अगर एक हेल्दी एडल्ट के अंदर हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को देखें तो इट इज़ अराउंड 125 ml पर मिनट, लगभग 125 ml पर मिनट के लगभग होती है। और 180 लीटर वाटर या 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है वो एक स्वस्थ मनुष्य दोनों किडनी से जनरेट करता है। उसके पश्चात आते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जितने भी हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी सब्सटेंसेस हैं जैसे कि वाटर, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, उनको सभी को वापस रीअब्जॉर्ब किया जाता है। द यूजफुल सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग सम वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, दे आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड। रीअब्जॉर्प्शन जो है वो एक पैसिव क्रिया है, यानी कि अक्रिय प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से मोस्टली जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की जाती है। लगभग 60 से 70% फिल्ट्रेट जो है वही हेनले के लूप के अंदर पहुंचा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लूकोज का जो रीअब्जॉर्प्शन है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर कर लिया जाता है और एक ये कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन जो ऑफ प्रोटीन जो है वो पिनोसाइटोसिस मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स दे एस्केप इनटू अल्ट्राफिल्ट्रेट और इन प्रोटीन्स को वापस रीअब्जॉर्ब करने के लिए पिनोसाइटोसिस मैकेनिज्म का सहारा लिया जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है इट इज़ बेसिकली कैरिड अवे इन प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। 80 to 81% वाटर जो है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये मैकेनिज्म जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन द्वारा की जाती है। उसके बाद 15 से 20% ओरिजिनल फिल्ट्रेट जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर पहुंचता है। लास्ट हमारा जो प्रोसेस आता है उसे हम ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। ट्यूबुलर सिक्रीशन के अंदर दिस इन्वॉल्व्स द डिफ्यूजन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द कैपिलरी बेड्स इनटू द किडनी टिश्यू फ्लूइड एंड देन इज मेटाबॉलिकली ट्रांसफर द टिश्यू फ्लूइड इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब्यूल। इसके अंदर जितने भी मटेरियल हैं जो कि हार्मफुल होते हैं और रीनल फिल्ट्रेट के अंदर आने से रह गए हैं, जैसे कि क्रिएटिन, एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयंस, उनको एक्टिवली सिक्रीट किया जाता है फिल्ट्रेट के अंदर। एक्सेस पोटेशियम आयन इज सिक्रेटेड इन द ट्यूब्यूल्स एंड इन एक्सचेंज सोडियम आयन इज रीअब्जॉर्ब्ड। पोटेशियम आयंस, एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयंस को फिल्ट्रेट के अंदर सिक्रीट किया जाता है और उसके बदले में सोडियम आयन जो है उनको रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड पीएच। हाइड्रोजन आयंस का जो सिक्रीशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्मल ब्लड पीएच को मेंटेन करने के लिए। कुछ सब्सटेंसेस, कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन, एस्पिरिन, इनको भी एंटायरली फिल्टर किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के अंदर। फाइनली जो हमारा ट्यूबुलर फिल्ट्रेट होता है उसे यूरिन किया जाता है। ह्यूमन यूरिन जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक यूरिन के निर्माण की जो क्रिया होती है उसे हम काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम कहते हैं। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम के द्वारा कंसनट्रेटेड यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है पूरी मुख्यतः हेनलेज लूप के अंदर की जाती है। हेनलेज लूप के अंदर मुख्यतः दो भाग होती है, द डिसेंडिंग लिम एंड द असेंडिंग लिम। असेंडिंग लिम यानी कि जिसमें फिल्ट्रेट को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है, उस लिम के अंदर की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो वाटर के लिए इम्परमेबल होती है। वाटर के लिए इम्परमेबल मतलब ये वाटर को अलाउ नहीं करती है बाहर आने के लिए, अंदर जाने के लिए, किंतु सोडियम क्लोराइड के लिए ये परमेबल होती है। इसकी वजह से सोडियम क्लोराइड जो है वो कंटिन्यूसली बाहर की तरफ आते रहते हैं।
सोडियम क्लोराइड के बाहर की तरफ आने की वजह से असेंडिंग लिम्ब के अंदर एक ग्रेडियंट क्रिएट की जाती है लगभग 200 मिली ऑस्मोल की। सोडियम क्लोराइड के बाहर की तरफ आने की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें से वाटर जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ निकलने लगता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तरफ वाटर निकलने से असेंडिंग लिम्ब के अंदर डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर अगेन एक ग्रेडियंट क्रिएट की जाती है और नीचे तक हेनले लूप तक आते आते जो ऑस्मोलैरिटी है वो लगभग 1200 मिली ऑस्मोल तक हो जाती है। इसी टाइम पर कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम जो है वो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर डिफ्यूज़न के द्वारा एंटर करते रहते हैं and because of the entering of the sodium into the descending limb, it is progressively concentrated as it flows down the descending limb, and then again progressively diluted as it passes the ascending limb. जैसे जैसे descending limb में नीचे की तरफ आता है इसे कंसनट्रेटेड किया जाता है और ऊपर जाते टाइम बिकॉज उनके अंदर से सोडियम क्लोराइड अणु बाहर निकलते जाते हैं इसे वापस पुनः डाइल्यूट किया जाता है। डीसीटी के अंदर आने पर एक हार्मोन पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट किया जाता है जिसे हम एडीएच हार्मोन कहते हैं, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो है वो डिस्टल लिम्ब की वाटर के लिए परमेबिलिटी को बढ़ा देता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है और यूरिन जो है वो फर्दर कंसंट्रेटेड किया जाता है।